प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से या समाज शास्त्रों से संबंध का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा से। तो आइए राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति विषय पर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग निरंतर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग अपने सुझाव देकर हमें बताएं कि आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और कोई समस्या है तो उस पर भी चर्चा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और अच्छा आप लोगों के लिए हम लोग कर सकें। तो आइए राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति के बारे में हम जानते हैं। देखिए, अक्सर दोनों विषयों को एक मान लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमाओं, क्षेत्र एवं संसाधनों से संबंधित एवं राजनीतिक क्रियाओं का मानव और आर्थिक भूगोल में पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता है। सामान्यतः राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति सामान्यतः समान से लगते हैं, किंतु ये समान नहीं है। इन दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। राजनीतिक भूगोल के समान ही जर्मनी में एक नवीन विचारधारा का विकास होता है, जिसको जियोपॉलिटिक्स का नाम दिया गया था, जिसके संबंध में जर्मन विद्वानों का कहना था कि भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा है। जर्मनी में जो है इस जियोपॉलिटिक्स के नाम से इस विचारधारा का विकास हुआ, जिसे भू राजनीति के नाम से जाना जाने लगा। तो वहां के विद्वानों का कहना था कि भू राजनीति जो है राज्य की भौगोलिक जो आत्मा है, जबकि अन्य विद्वानों ने, जैसे फ्रेंच भूगोलवेत्ता डिमांजिया ने भू राजनीति को प्रचार एवं उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान कहा है। जो डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे फ्रांस के, उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, केवल है जो प्रचार और उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान है। तो इस प्रकार से भू राजनीति का उद्देश्य केवल मात्र जर्मनी की जो जर्मनी तक ही सीमित था, और ये एक जर्मनी विचारधारा के रूप में विकसित हुई। यद्यपि जर्मनी के विद्वान जैसे मोंटेस्क्यू, हीगल आदि ने धरातल, मिट्टी एवं जलवायु का राज्य पर प्रभाव व्यक्त किया, एवं रेडजेल ने 1980 में राजनीतिक भूगोल की व्याख्या की, किंतु जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल शोपर ने, जो एक सेना में अधिकारी भी थे, उन्होंने सन 1908 में सैनिक कार्य से जापान भेजा गया। एक जर्मन जो है ये सैन्य अधिकारी थे कार्ल शोपर, तो उन्हें किसी सैनिक कार्य से जापान भेजा गया। इसी समय उन्होंने प्रशांत महासागर में स्थित अनेक नौसैनिक केंद्रों का अध्ययन किया। वे जापान की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित हुए। इसी काल में उन्होंने मैकेंडर का लेख ज्योग्राफिकल पोवेट ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, जिसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जर्मनी हार्टलैंड के साथ मिलकर विश्व की शक्ति बन सकता है। और अवसोपर ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि राज्य के लिए स्थान, स्पेस आवश्यक है। अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने स्वीडिश भूगोलवेत्ता जो रुडोल्फ केजेलिन द्वारा प्रचलित शब्द जियोपॉलिटिक प्रयुक्त किया, जिसका आधार था राज्य एक जीव है। जियोपॉलिटिक्स प्रयुक्त किया, जिसका आधार था राज्य एक जीव है, एवं
विकास उसका नियम है। इस विचारधारा की विस्तृत व्याख्या औसपर ने अपनी पुस्तक जेट स्ट्रीट पर जो पॉलिटिक में की, जिसका प्रकाशन सन 1924 में हुआ। इसी समय उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में भू राजनीतिक संस्थान की स्थापना भी की। इसी के द्वारा उन्होंने राज्य के जीव सिद्धांत ऑर्गेनिक हिस्ट्री ऑफ स्टेट का भी प्रतिपादन किया। इसका आधार रहने के लिए स्थान था। तो इस प्रकार से ये कार्ल हर्शोपर जो थे जर्मनी के एक सैनिक अधिकारी थे, और उस वक्त ये जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने के इनका एक विचार इनके जहन में था। तो किसी सेना के काम से ये सैनिक कार्य से जापान गए। तब इन्होंने प्रशांत महासागर में स्थित विभिन्न जो बेड़े थे उन सब का अध्ययन किया, और उन सब का अध्ययन करने के बाद में इनके दिमाग में आया कि जर्मनी है जो हार्टलैंड के साथ मिलकर विश्व की एक महान शक्ति बन सकता है। और इस तरह से इन्होंने रुडोल्फ केल्विन द्वारा जो है जो प्रचलित शब्द था जियोपोलिटिक प्रयुक्त किया, और जिसका आधार था राज्य जीव है। तो इस प्रकार इन्होंने जर्मनी को महाशक्ति बनाने का जो ख्वाब देखा, उस पर इन्होंने विचार किया। यही कारण है कुछ विद्वानों ने भू राजनीति को नाजी जर्मनी की विचारधारा का विचारक कहा है। तो इस प्रकार से तो कार्ल हर्शोपर के अनुसार राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि जर्मनी का जो वर्तमान क्षेत्र है आवश्यकता से कम है, अतः अन्य राज्यों को सम्मिलित कर राज्य का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने अपने तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग किया वे भी भ्रामक थे। तो जब ये जापान की यात्रा करके लौटे तो इन्होंने जो है अपने विचार के अनुसार जर्मनी में ये बात की कि जर्मनी का जो वर्तमान जो क्षेत्र है वो आवश्यकता से कम है, इसलिए जर्मनी को अन्य राज्यों को के क्षेत्रों को सम्मिलित करके और विस्तार करना चाहिए। तो विस्तारवादी नीति का एक प्रतिपादन हुआ, और उन्होंने अपने तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मानचित्रों का प्रयोग किया जो भ्रामक बताए जाते हैं। वास्तव में भू राजनीतिक जो विचारधारा है, जैसा कि ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है कि यह नियतिवाद की अति अवस्था है। युद्ध में हार जाने के कारण जर्मनी के विचारक वास्तविकता से दूर हटकर हार के कारणों को जानने के लिए अपने पक्ष में प्रत्येक संभव कारण जुटाना चाहते थे। यही कारण है कि राजनीतिक भूगोल में उन्होंने विस्तारवादी एवं क्षेत्रीय विचार भर दिए। तो जैसे जर्मनी की हार के बाद में जर्मनी की को महाशक्ति बनाने के कारण बनाने के विचार से उन्होंने जर्मनी के लिए एक विस्तारवादी नीति का उन्होंने समर्थन किया, और इस तरह से उन्होंने जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। भू राजनीति के संबंध में एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता का कहना है कि यह भौगोलिक सिद्धांतों का शक्ति की लालसा के खेल में प्रयोग है। नाजी जर्मनी की राजनीति पर हर्शोपर की विचारधारा ने अत्यधिक प्रभाव डाला, और विशेषकर सन 1934 से 1939 ईस्वी के मध्य की जर्मनी की नीतियों पर है जो कार्ल हर्शोपर की इस भू राजनीतिक ने बहुत अत्यधिक बहुत प्रभाव डाला। हर्शोपर द्वारा प्रतिपादित विचार संपूर्ण विश्व के लिए अधिक हितकर नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरीके से अपने जो राज्य के विस्तार की लालसा को बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को सम्मिलित करके या आक्रमण करके उनको अपने में मिला लेने वाली, तो ऐसी विस्तारवादी ये जो विचारधारा है वो विश्व के हित में
नहीं कह सकते हम लोग। और क्योंकि जिसे विस्तारवादी विचारधाराओं के कारण से ही विभिन्न जो राष्ट्र है उनके बीच में कटु संबंध स्थापित हो जाते हैं या युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक तरीके से जो है हम इसको सही नहीं ठहरा सकते। तो वास्तव में भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को आक्रामक राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसी के अंतर्गत राजनीति पर भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता था, किंतु हाउसहोफर ने जर्मनी की संकुचित नीतियों को पूर्ण करने के लिए इसके स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। तो इस प्रकार से ये जो है जर्मन जो विचारधारा है ये पूर्ण रूप से जर्मनी को जो शक्तिशाली बनाने के लिए या जर्मनी तत्कालीन समय में जर्मनी के हार के कारणों को दूर कर जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए है जो ये विचार दिया गया। अब हम बात करें राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। हाउसहोफर के अनुसार राजनीतिक भूगोल एक स्थैतिक एवं विवरणात्मक विषय है, जबकि भू राजनीतिक एक गतिक विज्ञान है जो विश्व के राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ बदलता रहता है। यानी हाउसहोफर ने कहा कि जो राजनीतिक भूगोल है वो स्थैतिक है, केवल वर्णन मात्र विषय है, इसमें केवल विवरणात्मक विषय तथ्य ही दिए जाते हैं, जबकि भू राजनीतिक एक गतिक विषय है, गतिशील विषय है, क्योंकि यह विश्व के राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ बदलता रहता है। राजनीतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र विस्तृत है, यह राज्यों को भौगोलिक इकाई मानकर संपूर्ण भौगोलिक तत्वों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत भू राजनीति का जो क्षेत्र है संकुचित है, यह राजनीतिक कार्यों के लिए राज्य के कवच का कार्य करता है। इसी तरह से राजनीतिक भूगोल क्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार राज्य की क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जबकि भू राजनीति राजनीतिक विस्तारवाद को बढ़ावा देती है। क्रिस्टोफर के शब्दों में राजनीतिक भूगोल मूलतः भौगोलिकता को प्रधानता देता है, इसके विपरीत राज्यों की राजनीतिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर भू राजनीतिक तथ्यों पर आधारित है एवं उनकी व्याख्या का प्रयास करती है। राजनीतिक भूगोल क्षेत्र के संदर्भ में राज्य का पर्यावलोकन करता है, जबकि भू राजनीतिक राज्य के संदर्भ में क्षेत्र का मूल्यांकन करती है। भू राजनीति एक संकुचित विचारधारा है जो विस्तारवाद को प्रोत्साहन देकर विश्व में संघर्ष एवं युद्ध को प्रोत्साहन करती है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक भूगोल भौगोलिक तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण करके सत्यता को प्रतिपादित करता है एवं इससे विश्व में शांति और राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना प्रबल होती है, आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। मॉडल के शब्दों में माहौल के शब्दों में कहें तो भू राजनीतिक राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्यों की क्षेत्रीय दशाओं का परीक्षण किया जाता है। यद्यपि जर्मनी की पराजय के उपरांत राजनीति को एक गहन विषय के रूप में देखा गया, परंतु आज भी इसे राजनीतिज्ञों एवं भूगोलविदों द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष तौर पर समर्थन दिया जा रहा है। अमेरिका में भू राजनीति का सदैव से विरोध किया जाता रहा है, किंतु स्वयं अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से अनेक बार इसको अपनाया है। रूजवेल्ट के युग में इस भू राजनीतिक विचारधारा के समान ही विस्तारवाद में विश्वास रखता है। अमेरिका खुद भू राजनीति का विरोध करता है, लेकिन व्यवहार में वो कई बार इस तरह की विस्तारवादी नीतियों को अपनाकर भू राजनीति को इनडायरेक्ट रूप में समर्थन देता है। वास्तव में राजनीतिक भूगोल में रेडजल के समय से ही शक्ति की राजनीति हावी रही है, जिसके कारण राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने विश्व महाशक्तियों के संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं की जो व्याख्या का प्रयास किया है। मैकिंडन एवं महान के विचारों में भू राजनीति की स्पष्ट झलक मिलती है।
आज भी विश्व महाशक्तियों की नीतियां इससे प्रभावित हो रही है। इसकी अधिकता से कभी कभी आक्रमणकारी एवं विस्तारवादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे विश्व शांति को भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की राजनीतिक भूगोल के सही अध्ययन पर बल देकर विश्व शांति को स्थायी एवं मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल और भू राजनीतिक दोनों अलग अलग तरह की विचारधारा है। हालांकि दोनों राज्य से संबंधित है और राज्य के विकास में ही दोनों सहयोग प्रदान करती है, लेकिन जहां भू राजनीतिक विचारधारा है जो विस्तारवादी और एक खतरनाक विचारधारा है, वही राजनीतिक भूगोल है जो पूरे विश्व में समन्वय स्थापित करके राज्य के विकास में भौगोलिक वातावरण का विभिन्न तथ्यों का अध्ययन कर राज्य के विकास में क्या योगदान हो सकता है, इन सब बातों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। तो ये दोनों ही विषय अपने आप में अलग अलग है। धन्यवाद। देखिए, वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दें ताकि और अच्छा आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।